वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के नॉन हिंदी के 7 नंबर पाठ ठेस कहानी को पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। लोकमन के मर्मक कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं और इस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। यह कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है। एक कलाकार क्या चाहता है उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। श्रम के प्रति, कार्य के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझाने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। किसी के प्रतिभा को सम्मान करना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता के बारे में इस कहानी में बताया गया है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से कहानी उल्लेखनीय है। यह कहानी उल्लेख करने योग्य है। शुरू करते हैं पाठ को। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान के मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता। सिरचन को क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तलकर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात। सिरचन जो था वह आलसी था। बाकी मजदूर 1/3 यानी 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा काम कर चुके होंगे, तब जो है वह सिरचन हाथ में खुरपी डुलाता हुआ पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कोई सिरचन को मजदूरी के लिए नहीं जोड़ता था। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर और चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। एक ऐसा समय था जो सिरचन जो था वह काफ़ी बड़ा आदमी था। उसके मड़ैया के सामने, उसके घर के सामने बड़े बड़े लोगों का तांता लगा हुआ रहता था। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया को चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चीक बनवा कर भेज दो। चीक किसको कहा जाता है? तो बांस की तिलियों से बना झीना पर्दा को चीक कहा जाता है। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, या लेखक कह रहे हैं कि मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर बोलती, जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली की पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था, यानी सिरचन जो था वह उसको बेइज्जत कर दिया था। सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज नींद मथ रही है तो तुम्हारी याद आई। घी की दाढ़ी, यानी जब घी को गर्म किया जाता है तो उससे एक दाढ़ी निकलता है जिसको खखोरन भी कहा जाता है। तो घी की दाढ़ी यानी खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? यह नहीं होगा। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। शीतल पार्टी किसे कहा जाता है? तो चिकनी और पतली चटाई को शीतल पार्टी कहा जाता है। सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता, यानी ललचाई हुई जीभ को संभाल कर हंसता। घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ भाभी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती। सिरचन जाति का कारीगर है। एक एक मोती और पटेड़ को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसका कुच्ची बनाता। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता।
फिर किसी दूसरे से करवा लीजिएगा काम। सिरचन मुँहजोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई उसको बात बोल देता था तो उसको गुस्सा आ जाता था, बात को वह बर्दाश्त नहीं करता था। भले खाना कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन बात जो है अच्छी होनी चाहिए। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। धूम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, अधूरा रहकर उठ खड़ा होगा। अगर सिरचन को अच्छा से खाना नहीं खिलाया जाता था तो वह अधूरा काम करके खड़ा हो जाता था और कहता था कि आज तो अब अधकफाली दर्द से माथा टनटना रहा है। वह बहाना बनाने लगता, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। यानी किसी दिन माने कभी नहीं, वह कभी नहीं पूरा करेगा। थोड़ी घास और पटेर की रंगीन शीतल पट्टी, बांस तोलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुनी रखने के लिए गूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई और नहीं जानता। सिरचन इतना सब काम जानता है। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। गांव के लोग अब इस तरह के काम को बेकाम का काम समझते हैं, क्योंकि बेकाम का काम जिसको मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। इस काम में अनाज और मजदूरी देने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ता था। केवल पेट भर खाना खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। इस काम में मजदूरी नहीं मिलता था, केवल खाना खिलाओ और एक पुराना कपड़ा दे दो, जिसके चलते लोगों को इस काम में रुचि नहीं था। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। सिरचन काफ़ी अच्छा बात करता है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बात बड़ी ही होती है। नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खंसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सिरचन काम अच्छा करता था, लेकिन उसे खाना अगर दब मिल जाता था, खाना अगर अच्छा नहीं मिलता था तो वह मुंह पर ही कह देता था। वह बेइज्जत कर देता था लोगों को कि इतना अच्छा काम किया और बदले में तुम अच्छा खाना नहीं खिलाए। जैसे जो है वह भज्जू महाजन की बेटी को कह दिया था कि दो दो पटेर की पार्टियों का काम किया और सिर्फ खंसारी का सत्तू खिलाकर जो है यह काम करवाए हो आप लोग। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी, यानी लेखक के छोटी बहन की विदाई होने वाली थी और वह पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दी है। मानू के साथ मिठाई की पतेली न आवे कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। मानू के दूल्हे ने खत लिखकर कहा था कि भले मिठाई नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी तो उसे ऐसा ही वापस कर दिया जाएगा, जिस तरह आई है उसी तरह वापस कर दिया जाएगा। चिक का मतलब बांस की तीलियों से बना झीना पर्दा होता है और शीतल पार्टी का मतलब चिकनी और पतीली चटाई। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने, देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाए। यह है शीतल पार्टी। एक तरह का चटाई होता है जो पतली और चिकनी होता है, यही शीतल पार्टी है। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है।
जो पहले कभी कभी नहीं बनी। मछली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ें बनती हैं तो मैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन को कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मछली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मुहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी को विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है। दूसरे दिन चीक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारा। सिरचन जब काम में मग्न रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होंठ पर। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती, यानी वह मन लगाकर काम करता था। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूत पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़ है। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। माँ बोली, अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या देखे। अरे मछली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा अछूता। सिरचन को कलेवा में गुड़ का ढेला और चिवड़ा मिला हुआ था। उसने गुड़ नहीं खाया, चिवड़ा खाया। और जब लेखक ने यह देखा तो माँ को जाकर कहा कि इसे जो है वह चिवड़ा और गुड़ मिला हुआ है। तो इस पर जो है माँ ने बोली कि अरे मछली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो सिरचन ने कहा कि बूंदिया मैं नहीं खाता। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मछली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चूँकि सिरचन जो था वह बात करने में भी कारीगर था, तो उसने कहा कि जिस तरह तुम मुझे बूंदिया दी हो उसी तरह मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहू से बदकट्टी करने की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठा खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देख अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपने ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। अब चाची को मौका मिल गया। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता है। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, यानी मजाक करता है। तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। बस सिरचन की उंगलियों में सूतली के फंदे पड़ गए मानो। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में लगाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छड़ी, हाशिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखा। टंगी हुई अधूरी चीक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। चाची जो है और सिरचन को झाड़ने लगी। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुझौसे के न मुंह में लगाम है, न आँख में सीला।
पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीखें मिलेंगी। बांतर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती है। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दो बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आई विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पट्टी दी थी माँ ने। मानू को याद आ गई कि विवाह में सिरचन के हाथ से एक शीतल पट्टी मिली थी, जिसको ससुराल वाले ने न जाने कितनी बार खोल खोल कर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पट्टी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, यह सिरचन कह रहा है। कौन पहनेगा, ससुरी खुद मरी। अपने पत्नी को सिरचन कहता है कि ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ बबुआ जी। मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा, यहाँ पे यह नहीं होगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कद्र होती थी, अब क्या मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। कलाकार का दिल दुखी हो गया और लेखक समझ गए कि अब वह नहीं आ सकता है। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट पर झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप न रह सका। चाची और मझली भाभी को नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था, यहाँ पे भी होगा। तो लेखक जो थे वह मानू को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। काम चोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था, यानी लेखक दरवाज़ा बंद कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिकड़ी के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर कहा, मेरी ओर देखा, दौड़ता आया हूँ। दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से संबंधों को भी दर्शाया गया है और एक कलाकार का जो दिल दुखी हुआ था, उसके दिल में जो ठेस लगी थी, उसके बारे में भी बताया गया है। इस कहानी में कलाकारों को इज्जत देने के लिए भी कहा गया है। इस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। आशा करता हूँ यह कहानी आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।